दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल घर घर गणपति विराजेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। हर तरफ गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। विघ्न हरने के लिए बप्पा पधार चुके हैं। शुभ लाभ के महायोग पर आप भी निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं और सुख समृद्धि घर ला सकते हैं। गणपति के शुभ मौके पर अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए ये खास शो लेकर आए हैं, गणपति बनाएंगे धनपति। और इस खास शो में हमारे साथ हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह, SMIFS के शरद अवस्थी और साथ ही SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनफैक्ट गौरांग जी, अगर हम गणेश चतुर्थी या गणेश भगवान को देखें और इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंसेस की बात करें तो काफ़ी मेल जोल है दोनों के ही बीच में, और जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ सिंबॉलिक भी है। गणेश भगवान बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, फिर चाहे वो विजडम हो, पेशेंस हो, और ये तमाम चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट्स में भी चाहिए होती हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नए निवेश की शुरुआत करें, नए ऑफिस की शुरुआत करें, नए बिजनेस की या नए घर की, सबसे पहले विघ्नहर्ता को याद किया जाता है ताकि सक्सेस मिले और जो तमाम ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और स्वागत है आपका इस खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभाव, सीएनबीसी आवाज की टीम और आपको गणेश चतुर्थी के पर्व अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजीत और मेरे तरफ से। और विघ्नहर्ता से प्रार्थना है कि आप सभी के विघ्न शीघ्र ही दूर करें और चेहरे पर मुस्कुराहट लाए आप सभी के। आपने बहुत ही ठीक अ, फरमाया दीपाली जी। अ, गप बप्पा ऐसे देवता हैं जो पहले तो सबसे प्रिय हुए, और किसी भी कार्य शुरू करने से पहले हम एक वाक्य बिल्कुल लेते हैं कि चलिए श्री गणेश करते हैं। तो ये अपने आप में ही पर्याप्त है। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो किसी भी प्रकार की मुसीबतें या तकलीफ है, अगर आप में क्षमता है और आप में आपका विश्वास है उनके ऊपर, तो वो आपका बेड़ा बिल्कुल पार लगा देते हैं। और खास करके महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे में खास करके ये जो दो शहर है, यहाँ पर गणेश चतुर्थी तो मेरे ख्याल से बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और काफी सारे बड़े-बड़े पंडाल भी हैं, जहाँ पर बहुत ही श्रद्धा से लोग जा कर के हैं और अपना मत्था टिकाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजीत और मेरी तरफ से। ओके, शरद जी स्वागत है आपका। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके का मार्केट इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से अब तक देखने को मिला है, बहुत कुछ वो तमाम क्वालिटीज इनफैक्ट तमाम इन्वेस्टर्स को चाहिए जो कि गणेश भगवान से हमें मिलती हैं। फिर चाहे वो विजडम हो या इस मार्केट की उथल पुथल के बीच में पेशेंस ही क्यों ना हो, सोच समझकर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ही क्यों ना हो। तो आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को करंट सिनेरियो में? और शुभकामनाएं आपको भी। जी, आपको भी और सारे को-पैनलिस्ट्स को भी गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपके सारे व्यूअर्स को। मेरा ये मानना है कि हाँ, पेशेंस एक वर्च्यू है जो गणेश जी से हम लोगों को सीखना चाहिए। ऑब्वियसली वो उसके एपिटोम है, प्लस सरस्वती बुद्धि के भी वो देवता है और लक्ष्मी के भी वो देवता है। तो मुझे लगता है जो हम लोग अपने जीवन में सब चाहते हैं और प्रथम पूज्य है, इस वजह से भी उनको, जैसा आपने बोला, हर चीज़ के शुरुआत में उनको पूजा जाता है। तो बहुत सारी विज़डम, बहुत सारी पेशेंस उनसे आप सीख सकते हैं। और पिछले 6-8 महीनों में मेरे हिसाब से पेशेंस तो टेस्ट की जा रही है। कुछ लोग शायद विज़डम नहीं डिस्प्ले कर रहे, खास करके हमारे देश के बाहर के लोग। लेकिन मेरे हिसाब से पेशेंस तो सर्टेनली टेस्ट की जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे-जैसे आप जो
सेल्फ सफिशिएंसी की हम बात करते हैं, जैसे-जैसे वो हमारा देश करता है, मुझे लगता है हम इस में से भी बाहर आ जाएँगे। तो पेशेंस तो चाहिए मेरे हिसाब से इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत गणेश जी की उसी वर्चू की हमें पड़ेगी। बिल्कुल। सनी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर और आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका व्यू क्या है करंट मार्केट सिनेरियो को लेकर? आमतौर पे जब हम कहते हैं गणेश भगवान और मार्केट के बीच में कनेक्शन है तो काफ़ी कुछ सिंबॉलिक भी है और एक तरीके से देखा जाए निवेशकों के हिसाब से जो बड़ा असर है गणेश भगवान का वो बिग थिंकिंग की तरफ इंडिकेट करता है। छोटी आंखें यानी फोकस कीजिए करंट मार्केट पर और बड़े कान यानी सुनिए सब लेकिन सोच समझ के डिसीजन लीजिए। क्या इसी तरीके का मार्केट बना हुआ है फिलहाल? या दीपाली जी, शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। यस, डेफिनिटली थोड़ा-सा मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से हमने देखा था कि 2020 कोविड के बाद से लेके सितंबर 2024 का मार्केट था, जहाँ एक टॉप डाउन अप्रोच था, आपने एक थीम आइडेंटिफाई करी और वो थीम के सभी स्टॉक्स काइंड ऑफ परफॉर्म करते थे, रिटर्न देते थे। बट आई थिंक पोस्ट सितंबर 24 नाउ मार्केट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया और जिस तरह से आपने कहा कि कहीं न कहीं एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना एक बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपने एक थीम आइडेंटिफाई करी और सभी स्टॉक उसमें चलेंगे, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट डेफिनिटली है। ऑन द टॉप ऑफ दैट ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रम्प साहब जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जा रहे हैं सभी कंट्रीज़ पर और इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं ऑब्वियसली एक्सपोर्ट लेड सेक्टर पर देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो रणनीति होनी चाहिए आने वाले कुछ समय के लिए डोमेस्टिक फोकस थीम पर होना चाहिए, स्पेशली कंजम्पशन को लेकर जिस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, टैक्स कट बोलो आप, आरबीआई ने रेट कट दिया है, ऑन द टॉप ऑफ दैट जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। तो आई थिंक जो हमारा फोकस रहेगा कंजम्पशन डोमेस्टिक ड्रिवन थीम पर रहेगा आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। ओके, लेकिन चलिए निवेश का बेहतर मौका इससे बेटर नहीं मिल सकता जहां गणेश चतुर्थी का मौका हो। मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली सेलेक्ट एंट्री के मौके दे रहा हो। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है गणेश चतुर्थी के मौके पर शुभ निवेश करना है, कहाँ करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, अब उस पर करते हैं बातचीत और कुछ बेहतरीन पिक्स आप लेकर आते हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स करेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन में मदद। तो गौरांग जी बताइए, पहला स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो कौन सा है, कितना होराइजन एटलीस्ट इन्वेस्टर्स लेकर चलें, क्या एक्सपेक्ट करें? तो दीपाली जी देखिए, सबसे पहले तो हम विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेहत, सबकी सेहत बनी रहे, हमें यश की प्राप्ति हो, हमारे कार्य को पूर्ण रूप से पार लगाएं और उसके साथ साथ धन की उपलब्धि हो। तो इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए हमने जियो फाइनेंस पहला शेयर लंबी अवधि के लिए आपके समक्ष रखना चाहेंगे। अ, अभी कुछ समय पहले कारोबार को लेकर के इनको अनुमति मिली है, कुछ कारोबार को लेकर के अनुमति आने वाले समय में मिलेगी और जो साझा करार इन्होंने किया है वो मेरे ख्याल से काफी कारगर कारोबार की रणनीति आने वाले भविष्य में सभी के समक्ष ला करके खड़ी की करेगी और उसके फलस्वरूप हमारा मानना है कि नतीजे काफी बेहतर आएंगे। तो जियो फाइनेंस पर खरीदारी की राय है और बहुत ही साधारण और अनुमानित लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किए हैं जियो फाइनेंस पर, वो करीबन 360 के आसपास है। लेकिन जैसे हमने बताया, नए कारोबार के लिए अनुमति और साझा करार, ये दोनों का जो मेल होगा वो सकारात्मक भविष्य की तरफ संकेत देते हैं और नतीजे उतने ही बेहतर आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। ओके, तो जियो फाइनेंशियल पहला रिकमेंडेशन गौरांग जी की तरफ से, जहां पर 360 प्लस टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे तेजी को, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज इंडियन नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगले पिक की तरफ। शरद जी बताइए, आपने कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है? जी, हमें लगता है लैंडमार्क कार्स एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप यूनिवर्स में लगभग 2300-2400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, रेनॉ, बीवाईडी, एमजी इन सबकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में है और डोमिनेंट मार्केट शेयर है। टायर 2 सिटीज पे फोकस है। पोस्ट आईपीओ उन्होंने ठीक-ठाक एक्सपेंशन भी किया है और जनरली 3 से 4 क्वार्टर्स में उनके जो नए यूनिट्स चालू करते हैं, नए एरियाज में वो प्रॉफिटेबल टर्न हो जाते हैं। तो हमें लगता है जो एक्सपेंशन कंपनी ने पिछले कुछ समय में किया और आने वाले समय में कर रहे हैं, उसका लगातार उनको फायदा होना चाहिए। बीवाईडी एमजी में उनके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो प्ले आउट करना चाहिए।
तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली अर्निंग्स में जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। तो अगले साल, अगले 12 से 18 महीनों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी ₹30-32 के आसपास के जैसी कमाई रिपोर्ट कर देगी और 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹700 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से लैंडमार्क कार्स। ओके, तो ₹700 के लक्ष्य के लिए लैंडमार्क कार्स ये स्टॉक रेकमेंड किया गया है और तमाम फैक्टर्स का भी जिक्र किया शरद जी ने। यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं। सनी के पास चलते हैं। सनी, बताइए आपकी पहली रिकमेंडेशन। दीपाली जी, हम पिडिलाइट इंडस्ट्री पर इन्वेस्टमेंट की राय देंगे। माफ कीजिएगा, अगले 1 साल के लिए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पॉपुलर ब्रांड है इनके, जैसे फेविकॉल, एमसिल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल। प्रीडोमिनेंटली लीडिंग प्लेयर है एडहेसिव और सीलेंट कैटेगरी में। अगर आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का जो सेल्स है 10% केगर से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 20% केगर से ग्रो हुआ है और स्टॉक प्राइस जो है वही स्टेबल है, तकरीबन 4 या 5% का केगर रिटर्न स्टॉक ने दिया है। हमें लगता है कि जीएसटी रेट कट के चलते कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा कंस्ट्रक्शन लिंक एक्टिविटी और सेक्टर को, और इसी में पिडिलाइट काइंड ऑफ एक स्टॉक है जो कि मार्केट लीडर भी है, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी देगा। और आने वाले 2 सालों में हमें लगता है कि जो कंपनी की अर्निंग है 15% केगर से ग्रो होने की दमखम रखती है। काफी स्टेबल कंपनी है, 23-24% का आरओई आरओसी कंसिस्टेंटली बनाती है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पिडिलाइट को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए पिडिलाइट को पोर्टफोलियो में ऐड करें। 1-2 साल का एटलीस्ट नजरिया लेकर चले। स्टॉक में 3500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गौरांग जी, जियो फाइनेंशियल के बाद अगला रिकमेंडेशन क्या है आपकी तरफ से? दीपाली, उसके पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना भूल गया था। तो जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी तरह पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते, हो सकता है उनका निवेश हो। तो बप्पा आते हैं गणेश चतुर्थी के दिन घर में और अतिथि के रूप में आते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो अतिथि देवो भव, मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की। और जिस प्रकार से कोविड के पश्चात निरंतर रूम टैरिफ्स में बढ़ोतरी हुई है, और जो मैं टिप्पणियां सुन रहा था कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट की हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की, कि आने वाले समय में भी करीबन 15% या उसके ऊपर के टैरिफ रिवीजन होंगे। उसके साथ साथ त्योहारों का सीजन है, तो सैर सपाटी मुसाफरी होगी, ऑक्यूपेंसी रेट ऊपर जाएगी, मेडिकल ट्रैवल है, रिलीजियस ट्रैवल है, जिसके कारण जो रन रेट है वो ऊपर रहेगी। त्योहारों के कारण बैंक्वेट से इनकम बेहतर आने की पूरी पूरी संभावना है। इसी तरह के आधार पर एक मझौली कंपनी है इंडियन होटल्स, दीपाली जी। काफी सारी विस्तार योजनाएं इंडियन होटल्स की तो है ही, लेकिन बाकी अन्य होटल्स की भी काफी सारी विस्तार योजनाएं, नई जगहों पर नए एसेट्स खोलेंगे और जो उनकी कैपेसिटीज है वहां पर केपेक्स करेंगे, यानी कि विस्तार योजना करेंगे। इंडियन होटल्स पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और बहुत ही साधारण और अनुमानित लक्ष्यांक 850 के पार के निर्धारित किए हैं। नतीजा अच्छा है तो यहाँ पर भी लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन। ओके, तो बेटर अर्निंग्स के बाद अपग्रेड भी आ सकते हैं टारगेट्स में, लेकिन फिलहाल 850 प्लस के टारगेट्स के लिए इंडियन होटल पर बेट कर रहे हैं गौरांग जी। शरद जी, आप बताइए आपकी रिकमेंडेशन अगली कौन सी होगी? मेरी अगली रिकमेंडेशन होगी बीएचईएल। पावर में, ईपीसी में देश की जानी मानी कंपनी है और हमारा ये मानना है कि पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो जारी रहना चाहिए, जिसका फायदा इस कंपनी को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने रिन्यूएबल्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एरोस्पेस में भी डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एक्सपोर्ट एक अनदर अपॉर्चुनिटी की तरह इनके लिए निकल के आ सकता है। लगभग 84 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस ऑलरेडी है और 24-25 ओवरसीज प्रोजेक्ट किए हैं, 17-18 हजार मेगावाट के। तो हमें लगता है ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये जैसे जैसे प्ले आउट होता है हाई ग्रोथ एरियाज में, और प्लस जो पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन, लेगेसी ऑर्डर्स बुक्स में से हटने के बाद हमारा ये मानना है कि अगले साल 1.5 साल में कंपनी की अर्निंग्स में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े से निराशाजनक थे, बट हमें लगता है लॉन्ग टर्म व्यू काफी स्ट्रॉन्ग है। तो साल सवा साल के अंदर हम ये उम्मीद करें कि कंपनी 9 से 10 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अर्निंग्स एक्सेलरेशन के साथ तो हमें लगता है 300 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए व्हेल एक काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। ओके,
तो भेल पर बेट कर रहे हैं शरद, यहाँ पर 300 के टारगेट्स आपके लिए रिकमेंड किए गए हैं। सनी आप बताइए, पिडलाइट के बाद दूसरी पिक कौन सी है? दीपाली जी, अगली पिक वीएससी टिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड रहेगी। प्रीडोमिनेंटली साउथ बेस्ड कंपनी है जो स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन में काम करती है, पावर टिलर्स और पावर वीडर में। जो कि अगर आप देखोगे Q1 में काफी स्ट्रांग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे। हमने जहां देखा था कि जो टिलर सेगमेंट है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ जो रही थी 92% की रही थी, और जो वीडर है उसमें तकरीबन 63% की सेल्स वॉल्यूम देखी थी हमने ग्रोथ आती हुई। एट द सेम टाइम कंपनी का जो प्लान है अगले 24 महीनों में 20 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जो हमें लगता है कि एक की ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। एट द सेम टाइम कंपनी ने नॉर्दर्न मार्केट में अभी फोरे किया है, जहाँ यूपी में काफी एक्टिव है। वहाँ हमें लगता है कि दैट विल ड्राइव अगेन आर रेवेन्यू ग्रोथ। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इन्होंने अभी रिटेल फाइनेंसिंग का जो एक सपोर्ट लिया है, उसके चलते मुझे लगता है कि एक लेग अप भी देखने मिलेगा। FY25 में तकरीबन 1,000 करोड़ का टर्नओवर था। कंपनी का एस्पिरेशन है कि बाय FY30 दे विल क्रॉस 3,000 करोड़ टर्नओवर नंबर, जो कि एक काइंड ऑफ 3x ग्रोथ इन 5 ईयर का एक एस्पिरेशनल ग्रोथ टारगेट कंपनी लेकर चल रही है। और हमें लगता है कि एनी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन ऑन एग्री फ्रंट कैन गिव अ बूस्ट टू इट डिमांड। तो वीएसटी टिलर ट्रैक्टर को 6100 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, तो वीएसटी टेलर्स को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तमाम फैक्टर्स आपको बताए गए 6100 के टारगेट के लिए। तो दो रिकमेंडेशन हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताई हैं। गौरांग जी ने पिक किया है इंडियन होटल जियो फाइनेंशियल को अब तक, शरद जी ने पिक किया है भेल को। यहाँ पर एक रिकमेंडेशन आपको खरीदारी की तरफ दी गई है। सनी ने वीएसटी टेलर्स पिडलाइट को अब तक चूज़ किया है। एक कॉल और रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। रुक रहे हैं क्विकली एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बाकी रिकमेंडेशंस को भी पूछेंगे और साथ ही इस समझने की कोशिश करेंगे कि करंट मार्केट सिनेरियो में यहाँ से रिस्क क्या दिखाई दे रहे हैं। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल, गणपति बनाएंगे धनपति। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह, SMIFS के शरद अवस्थी और एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। आप तीनों का फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। और बात करते हैं बाकी पिक्स की, जहां पर निवेश कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स और एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। तो गौरांग जी बताइए आपकी तीसरी रिकमेंडेशन। तीसरी रिकमेंडेशन दीपाली जी है, ये भी एनबीएफसी है, श्रीराम फाइनेंस। दक्षिण भारत स्थापित कंपनी, लेकिन चौतरफा इन्होंने अपना कामकाज पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। कमूमन सभी प्रकार के ऋण ये कंपनी उपलब्ध कराती है। एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, फार्म इक्विपमेंट लोन, आप कमर्शियल व्हीकल लोन, तो कई प्रकार के लोन उपलब्ध कराती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से आने वाले समय में ब्याज दरों की परिस्थिति है, नीचे जाने की और संभावना और ऋण की मांग बढ़ने की संभावना, इसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है दीपाली, ये काफी सक्षम है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनकी अगर देखने जाए तो इनके जो स्प्रेड्स हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग, वहां पर भी काफी बेहतरीन संतुलन इन्होंने बना करके रखा है। तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 740 के पार के हैं। यहाँ पर भी कहना अनिवार्य होगा कि नतीजों में सुधार होगा तो लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। ओके, श्रीराम फाइनेंस 740 प्लस के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह गौरांग जी की तरफ से। शरद जी बताइए आपके पिक। मुझे लगता है पीवीआर आइनॉक्स एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित होनी चाहिए। जो ओटीटी कैनिबलाइजेशन वगैरह हमने पिछले कुछ समय में देखा है, ग्रेजुअली हमें लगता है इंडस्ट्री भी उस ट्रेंड से बाहर आ रही है। ओटीटी में भी जो सब्सक्रिप्शन स्टाइल है वो काफी चेंज हो रहा है, चाहे एड्स हो, चाहे डिलेड रिलीज हो, फिर वो रेंटल वाला मॉडल है। तो मुझे लगता है जो सेफ्टी फिल्म इंडस्ट्री यूजुअली ओटीटीज में खोज रही थी इन टर्म्स ऑफ प्री रिलीज राइट्स वगैरह बेचने के, वो ग्रेजुअली थोड़ा वो स्लो डाउन हो रहा है। तो उसकी वजह से फुटफॉल्स आपको सिनेमा हॉल्स में ज्यादा दिखाई देंगे। डोमिनेंट पोजीशन है इंडिया में आज के दिन उनके पास, 100-125 स्क्रीन को ऐड भी कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि अगले FY26 में अगले 4-5 महीनों में इंटरनेशनल रिलीज, साउथ इंडियन रिलीज और हिंदी सिनेमा रिलीज काफी स्ट्रॉन्ग है। लिस्ट जो है उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। डेट का एक पर्सपेक्टिव है जहाँ थोड़ा सा ओवरहैंग है, बट जैसे EBITDA इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं उसके साथ वो डेट सर्विसिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारा मानना है कि अगले 12 से 15 महीनों में कंपनी लगभग ₹40 के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी।
जो काफी स्टीप इम्प्रूवमेंट है, और 40 के दिन पे 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स। ओके, तो पीवीआर आइनॉक्स रेकमेंड किया गया है शरद जी की तरफ से। अब बात करते हैं सनी से। सनी, आप बताइए आपकी तीसरी पिक कौन सी होगी? या दीपाली जी, कंजम्पशन सेक्टर से हम स्विगी पर बेट करना चाहेंगे। बेसिकली दो मेन कारोबार हैं, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी। क्विक कॉमर्स बिजनेस में हमने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर में काफी रोबस्ट ग्रोथ देखी गई थी, जहां क्रॉस ऑर्डर वैल्यू तकरीबन डबल हुआ था, 108% ईयर ओवर ईयर बढ़ के आया था। ऑन द टॉप ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसे हम ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं, तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ था सिक्वेंशियली। और कंपनी का ये मानना है कि बाय दिसंबर और जून क्वार्टर नेक्स्ट ईयर जो मार्जिन है यहाँ कहीं ना कहीं एक ब्रेक इवन आते हुए देखेंगे हम क्विक कॉमर्स बिजनेस में, विच शुड ड्राइव द प्रॉफिटेबिलिटी। और फूड डिलीवरी बिजनेस एनीवे काफी अच्छा कर रहा है, जहाँ हमने देखा था कि क्वार्टर वन में जीओवी है तकरीबन 19% बढ़ा था, 8,000 करोड़ का जीओवी फूड डिलीवरी बिजनेस में हमने आते देखा था। और वहाँ भी बिकॉज ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव ऑफ स्विगी हमें लगता है कि जो मार्जिन एक्सपेंशन की जो जर्नी है वो आगे जाके कंटिन्यू होगी। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपेयर टू इटरनल जो कि जोमेटो है, उसके सामने स्विगी 6 टाइम EV to सेल्स पर ट्रेड हो रहा है एज कंपेयर टू 12 टाइम्स फॉर इटरनल। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट भी है काफी स्विगी में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्विगी को ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 480 रुपीज। ओके, तो स्विगी को ऐड करने की सलाह है। तो तीन रिकमेंडेशंस आपको मिली हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से, टोटल 9 स्टॉक्स, और इनमें से आप सेलेक्ट स्टॉक्स को अपनी चॉइस के हिसाब से पिक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका है शुभ निवेश का। चलिए, सनी की टॉप 3 पिक्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सनी ने जिन स्टॉक्स को पिक किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसमें स्विगी है, BST टिलर्स है और साथ ही साथ पिडिलाइट है। तीनों में ही खरीदारी की सलाह है। लंबी अवधि का व्यू, एटलीस्ट साल 2 साल का व्यू लेकर आपको चल रहा है। शरद अवस्थी ने जो 3 ट्रेड्स पिक किए हैं उसमें पीवीआर आइनॉक्स, भेल और लैंडमार्क्स कार है। यहाँ भी अगेन आपको साल 2 साल का नजरिया एटलीस्ट लेकर चलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिकमेंडेशन बताई गई हैं। और गौरांग जी ने पिक किया है इंडियन होटल को, जियो फाइनेंशियल को और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस को। तो ये 3 ट्रेड्स हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने आपको रेकमेंड किए हैं इस खास मौके पर। शुक्रिया आप तीनों का ही शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए अपने बेहतरीन ट्रेड्स बताकर। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स को, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।